हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम जुलाई मंथ के फर्स्ट 15 डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि नेम द पोर्टल फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड दैट वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन जून 2024। मतलब कि एक पोर्टल के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ये पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसके थ्रू हम रूरल एरियाज के जो भी इंपॉर्टेंट लैंड है उनके रिकॉर्ड को यहाँ पर मेंटेन करेंगे, उनकी इमेजेस वगैरह को सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट की जाएगी, ताकि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको सही तरीके से यहाँ पर मेंटेन किए जा सकें। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि रूरल लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। बाकी इसका जो राइट आंसर है दैट इज भुवन पंचायत। तो भुवन पंचायत रूरल लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये तो रूरल लैंड रिकॉर्ड के लिए हो गया। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी अगर आप देखोगे तो एक पोर्टल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम यहाँ पर क्या है ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका नाम आपको देखने को मिलेगा NDEM, है ना, NDEM। और इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो बोलते हैं नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल है। रूरल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए भुवन पंचायत जो पोर्टल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जून 2024 में, है ना। अब देखो ये लास्ट जून की जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम जुलाई मंथ में जो है वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जून 2024 में द स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट सब स्पीसीज Bornean elephant has been assessed as by the International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species। जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड फ्रांस में यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसने यहाँ पर अभी एक असेसमेंट जो है वो यहाँ पर किया है, किसका, बॉर्नियन एलिफेंट का। और ये जो रेड लिस्ट आपको देखने को मिलती है फ्लोरा फौना की कि किसकी क्या कंडीशन है, उसको यहाँ पर जो है वो पॉइंट आउट किया जाता है कि ये थ्रेटेंड स्पीसीज हैं और इनकी कंडीशन कैसी है, मलरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आपको बताना है कि इन्होंने जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पीसीज को, जिसका नाम है बॉर्नियन एलिफेंट, इसको किस कैटेगरी में यहाँ पर रखा है। तो आपको याद रखना है इसे जो है इंडेंजर कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। कई बार इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके के करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रेड लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा। और ये जो पर्टिकुलर बॉर्नियन एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये 3 कंट्रीज में मेनली आपको देखने को मिलते हैं। एक अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा मलेशिया में, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में। ठीक है, ये हो गया आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिर उसके बाद एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी ब्रूने। तो ये 3 कंट्रीज में मेनली जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको जो स्टेटस यहाँ पर दिया गया है, इंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। अब इससे यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लगा लीजिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन में जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जाएगा कि यूरोपियन काउंसिल के जो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं उनका नाम क्या है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यूरोपियन काउंसिल के जो आपको यहाँ पर नए प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो है ये यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट हैं। ये पहले अगर आप देखोगे तो 2015 से लेकर, है ना, 2024 तक ये पोर्चुगल के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर रह चुके हैं। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि पोर्चुगल की कैपिटल यहाँ पर क्या है। जितने क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा उनको आप एक कमेंट में जो है वो अपने जरूर मेंशन करें कि क्या आपको वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और एंटीनियो कोस्टा को जो है वो गांधी ऑफ लिस्बन भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें गांधी ऑफ लिस्बन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी इनको टाइटल यहाँ पर दिया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये यूरोपियन काउंसिल के
आपको भी चेयरमैन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द हेलीकॉप्टर दैट वाज रिसेंटली डी इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी आफ्टर इट्स 17 इयर्स ऑफ सर्विसेज, है ना। मतलब इंडियन नेवी को इस हेलीकॉप्टर ने जो है वो 17 इयर्स यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, और इसके बाद यहाँ पर इसको रिटायर कर दिया गया है, डी इंडक्ट कर दिया गया है। तो आपको नाम बताना है कि इसका यहाँ पर क्या है। कमेंट सेक्शन में ये भी आप बताएंगे कि जो नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो कब सेलिब्रेट करते हैं। एक इस क्वेश्चन का आंसर बताना, नेवी डे कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और अभी के टाइम पीरियड पर नेवी के जो चीफ आपको देखने को मिलेंगे उनका नाम यहाँ पर क्या है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो इसे बोलते हैं UH-3H। ठीक है, तो UH-3H जो आपको देखने को मिलेगा ये एक हेलीकॉप्टर है, और याद रखिएगा इसने 17 ईयर सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी हैं। और उसके बाद इसके रिप्लेसमेंट है ना, मतलब इसको जो रिप्लेस यहाँ पर किया जाएगा वो किस हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाएगा, तो उसका नाम है सी किंग 42C। सी किंग 42C जो है ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्या करेंगे इस पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर जो ये हेलीकॉप्टर था इसको यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जो है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, UH-3H। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि नेम द पोर्टल दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया है। कई बार आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो है इसे यहाँ पर लॉन्च किया है। एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा टू प्लानर, पॉलिसी मेकर, रिसर्चर एंड द जनरल पब्लिक। मतलब कि अगर कोई किसी तरीके की प्लानिंग कर रहा है, पॉलिसी मेकर जो है जो रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो जनरल पब्लिक है उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पर्टिकुलर पोर्टल से आप उस चीज को जो है वो यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको बताना है कि इस पोर्टल का नाम जो है वो यहाँ पर क्या है, तो इसका नाम है ई सांख्यिकी, है ना। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये अ, हिंदी में इसको सांख्यिकी यहाँ पर बोलते हैं। और इसको यहाँ पर लॉन्च किसने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको अरविंद पनगरिया जी ने जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया था। और अरविंद पनगरिया जी के बारे में आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमारे आर्टिकल 280 में यहाँ पर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन है। कौन से फाइनेंस कमीशन के, 16th फाइनेंस कमीशन के ये आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। ये अपने आप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट भी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन थे, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ई सांख्यिकी। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि 29 जून, ठीक है, तो हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिशियन है जिनका बर्थडे यहाँ पर आता है, और उनका नाम है PC महलनोबिस। तो उनके बर्थडे को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में भी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो कौन है इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिशियन, उनका नाम है PC महलनोबिस। तो ये पोर्टल का नाम है ई सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री has launched या constituted a 26 member advisory committee on national account statistics chaired by बिस्वनाथ गोलदार to revise the base year of GDP data। हमारे यहाँ पर जो GDP डेटा है उसके कैलकुलेशन के लिए जो हमारा बेस ईयर आपको देखने को मिलेगा उसे यहाँ पर चेंज करने के लिए एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन है, विश्वनाथ गोलदार। तो इसको यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी गई है कि भाई हम जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर आपको देखने को मिलता है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो जो जीडीपी बेस ईयर आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब हमारे यहाँ पर जो भी जीडीपी का कैलकुलेशन यहाँ पर होता है आज के टाइम पीरियड पर हम 2011 2012 के बेसिस पे जो है वो जीडीपी का कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया है विश्वनाथ गोलदार जी की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो यहाँ पर कंस्टिट्यूट किया है ये पर्टिकुलर कमीशन, तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है 2011-12 वाली, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज द रेमिटेंस वैल्यूड रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2023 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स
माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिलीज्ड इन जून 2024। बेसिकली यहाँ पर रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब है कि जैसे कोई इंडियन है जो बाहर काम करने है और वहां से पैसा कमाकर अपने देश में इन्होंने वापस भेजा है, तो उसे हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस के मामले में अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप ये मान लीजिए कि टोटल जो लगातार इंडिया की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको एक नंबर में बताऊं पिछले साल की तुलना में, तो 7.5% का जो इंक्रीज है वो हमारे रेमिटेंस में आपको देखने को मिला है। ये वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है वो यहाँ पर आपको बताता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 120 बिलियन यूएस डॉलर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या है, ऐसा भी बोला गया है कि इंडिया जो है वो 2024 में कितना रेमिटेंस यहाँ पर कमाने वाला है और 2025 में कितना यहाँ पर रेमिटेंस कमाने वाला है, इसकी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। 2024 में ये कह रहे हैं कि भाई 124 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडिया को रेमिटेंस मिलने वाला है। और 2025 में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो 129 बिलियन डॉलर की यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस यहाँ पर मिल रहा है आज के टाइम पीरियड पर, ये भी हमको समझ में आ गया। लेकिन इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता कौन सी कंट्री से है? तो इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो यूएसए से मिलता है। और उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर पर देखोगे तो आपको यूएई जो है वो देखने को मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2023 में अगर आप देखोगे तो 120 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस जो है वो इंडिया को मिला है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट वाला, कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो आपको देखने को मिलते हैं, इसके नए चेयरमैन जो है वो आपको कौन देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो नए चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पर जो भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो उनको मैनेज करने वाला जो बोर्ड है उसे हम सीबीडीटी यहाँ पर कहते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनकी जगह पर अब जीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो रवि अग्रवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज दी 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के जो नए चीफ आपको देखने को मिले हैं उनका नाम क्या है? एक तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर के हैं, ये 30th नंबर के हैं, है ना। और आर्मी चीफ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ पर थे और इन्होंने जनरल मनोज पांडे, ठीक है, जो इससे पहले यहाँ पर आर्मी चीफ थे उनका नाम था जनरल मनोज पांडे, उनको इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम अगर आप देखोगे तो मिलेगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये भी बात आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। तो इन्होंने जून वगैरह में जो है वो अपना पूरा टाइम पीरियड खत्म किया था जनरल मनोज पांडे ने, और उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी जी को जो है वो नया आर्मी चीफ यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। और याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेम द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय जापान ऑन इट्स न्यू फ्लैगशिप थर्ड H3 लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द जाक्सा टेंगिशिमा स्पेस सेंटर इन क्यूशु जापान। तो जापान ने यहाँ पर क्या है कि अपनी एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर लॉन्च करी है ना। इनका नया एक फ्लैगशिप थर्ड H3 लॉन्च व्हीकल है, उसकी मदद से अगर आप देखोगे तो इनकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जैक्सा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सैटेलाइट जो है वो किसने लॉन्च करी है। और याद रखिएगा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको नाम दे दिया जाएगा उस सैटेलाइट का, पूछेंगे कि ये किस तरीके की सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है वो किसने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो इनका जो ये H3 रॉकेट आपको देखने को मिलेगा ये किसने बनाया है? ये मित्सुबिशी जो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसने यहाँ पर बनाया है। और इस सैटेलाइट का नाम जो आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर क्या है, ये दाइची 4 जो है वो देखने को मिलेगा, जिसे जो है ये एक और नाम से भी यहाँ पर बुलाते हैं, जिसे ALOS 4 के नाम से भी जो है वो यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे इन्होंने दाइची 4 के नाम से
यहाँ पर टाइटल दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया है कि हु हैज रिसेंटली वोन दी फॉर्मूला वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 हेल्ड इन ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, F1 रेस यहाँ पर हुई थी, उसको जो है वो यहाँ पर किसने जीता है, और वो कौन सी कंपनी के लिए यहाँ पर खेलते हैं, तो मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, और उनका नाम है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल जो है उन्होंने ऑस्ट्रियन यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल अगर आप देखोगे तो ये आपको वियना देखने को मिलेगी। वियना में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ था वो 1959 में आपको देखने को मिलेगा। तो जॉर्ज रसेल जो है इन्होंने यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने यहाँ पर जीती है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे is annually observed across the globe on dash to commemorate the 1908 टेंगुस्का इवेंट इन साइबेरिया। तो साइबेरिया में एक पर्टिकुलर इवेंट यहां पर हुआ था, उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने यह डिक्लेयर किया है कि हर साल इस दिन को हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के रूप में यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो है वो यहां पर कब मनाया जाता है, ये हर साल 30 जून को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको देखने को मिलेगी, ये कहां पर है, ये आपको मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, मार्स और जुपिटर की जो बेल्ट आपको देखने को मिलेगी उसमें यहाँ पर क्या है कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे गाइस कि कौन सा प्लेनेट है जिसे ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीन प्लेनेट जो है वो किस पर्टिकुलर प्लेनेट को कहा जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा। और ये जो 1908 में ये इवेंट हुआ था एस्ट्रॉइड वाला, तो आप ये मान सकते हैं कि ये सबसे बड़ा अभी तक का एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट था, और उसी चीज को जो है वो यहाँ पर क्या है कि कमेमोरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो राइट आंसर इज 30 जून। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड द 9th एनिवर्सरी ऑफ 3 की इनिशिएटिव। कई बार ना एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी पर्टिकुलर स्कीम है जिसके 5 साल पूरे हो गए है ना, या 10 साल पूरे हो गए। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 3 की इनिशिएटिव्स हैं जिसमें अमृत आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, अमृत का फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन आपको देखने को मिलेगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे हम लोग अर्बन वाली कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब जिसमें आप अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को है ना रहने की फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी स्कीम्स हैं। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 2015 में स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट हुई, 2015 में स्टार्ट हुई। तो स्मार्ट सिटी मिशन में मेनली हम ये बोलते हैं कि हम 100 सिटीज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको इंप्रूव यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो 2015 में यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो स्कीम्स हैं इनको सेलिब्रेट किसने किया इनकी 9th एनिवर्सरी को, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च एमएसएमई सहज, अ वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इनवॉइस फाइनेंसिंग। मतलब आप ये मान लीजिए कि कौन सी मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जिसने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि एमएसएमई सेक्टर को जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी फाइनेंसिंग वगैरह है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, है ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा कि शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड करना है, ताकि उनकी जो भी एमएसएमई यूनिट्स हैं उनकी नीड को यहाँ पर फुलफिल किया जा सके। और यहाँ पर याद रखिएगा जो जीएसटी रिजीम को फॉलो करते हैं उनको यहाँ पर ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमएसएमई सहज। ये किसने यहाँ पर स्टार्ट किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टार्ट किया है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे गाइस कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी के जो चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे उनका नाम क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सहज जो है वो यहाँ पर शुरू किया है। हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड एज दी 27th चेयरमैन ऑफ
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो यहाँ पर क्या है कि 27 चेयरमैन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी लिया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को चेक कर लिया तो आपको पता होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, CS शेट्टी जो है, ये आप ये मान लीजिए कि 27th चेयरमैन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर बनाए गए हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल डॉक्टर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू अप्रिशिएट एंड ऑनर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर। तो डॉक्टर की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पर क्या है कि हर साल हम इस दिन को जो है वो नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, ये हर साल अगर आप देखोगे तो ये 1 जुलाई को जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि BC रॉय एक इंडिविजुअल थे, है ना, भारत रत्न अवार्डी आपको देखने को मिलेंगे, ये BC रॉय हैं। और इनको यहाँ पर अगर आप मानेंगे तो ये वेस्ट बंगाल के CM भी यहाँ पर रह चुके हैं, है ना, ये सेकंड CM ऑफ वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके बर्थडे वगैरह को जो है ना, सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ये पर्टिकुलर डे जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। अब उसके बाद 2024 में जो ये पर्टिकुलर डे आपको देखने को मिला, इसकी अगर आपसे कोई थीम पूछेगा, है ना, तो थीम आपको याद रखना है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो है हीलिंग हैंड्स, ठीक है, केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, ये चीज अगर आप देखोगे तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये 2024 के डॉक्टर्स डे की जो है वो थीम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1991 से ये चीज जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है, और उसके बाद अभी भी हमने 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो यहाँ पर मनाया है। When was goods and services tax day annually observed across the India to commemorate the implementation of GST regime? तो हमारे देश में GST का इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर कब किया गया था, वो 2017 में किया गया था, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में जो है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया गया। और ये डिसाइड किया गया कि हर साल हम 1 जुलाई को जो है वो यहाँ पर GST डे के रूप में अपने देश में सेलिब्रेट करेंगे। तो 1 जुलाई आपको देखने को मिलेगा। और GST के बारे में आप सब लोग को पता है, आप सब लोग GST यहाँ पर पे करते होंगे कुछ ना कुछ परचेज करने के दौरान। तो 2017 में पहली बार जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और अभी भी हमने इसकी जो है वो एक एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट करी है। तो ये जो 2024 में आपने किया है, ये कौन से नंबर का है, ये 7th नंबर का GST डे पूरे देश में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC में, है ना, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलती है उसके थ्रू, है ना, जो आपका वर्ल्ड बैंक और IMF है उसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया। अभी यहाँ पर क्या है कि IMF के अकॉर्डिंग, IMF ने एक जो है वो इंडेक्स यहाँ पर रिलीज किया है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर जो है वो यहाँ पर किसे कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फादर है वो यहाँ पर किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो डैशबोर्ड है उसमें 174 कंट्रीज को यहाँ पर रैंकिंग दी गई। उसमें इंडिया की रैंकिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर कौन से नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो पहले नंबर पर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा सिंगापुर। तो सिंगापुर ने पहला पोजीशन जो है वो यहाँ पर हासिल किया है 174 कंट्रीज में। अगर इंडिया की रैंकिंग को हम देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 72nd रैंक। तो 72nd रैंक जो है वो आपको देखने को मिलता है, पहले नंबर पर सिंगापुर है। और ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये IMF ने यहाँ पर रिलीज किया है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है जून 2024 में इंडियन नेवल शिप शिवालिक रीच पर्ल हार्बर हवाई इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द 29th एडिशन ऑफ डैश एक्सरसाइज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि पर्ल हार्बर में हवाई में यहाँ पर हुई थी। पर्ल हार्बर वही जगह है जहां पर जापान ने वर्ल्ड वॉर से पहले जो है वो अटैक किया था, है ना। तो अभी ये कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, जिसको हमारी एक शिप है ना, फ्रिगेट क्लास आपको शिप देखने को मिलेगी जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, उसने यहाँ पर इसको अटेंड किया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिम पैक। तो रिम पैक आपको देखने को मिलेगा।
और याद रखिएगा ये 29th एडिशन आपको देखने को मिलेगा, बाइनियल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, और ये 29th एडिशन यहाँ पर था। हवाई आइलैंड आपको यूएस का देखने को मिलता है, वहां पर ये जो चीज है वो यहाँ पर कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा रिम्पैक एक्सरसाइज यूएसए में यहाँ पर होती है। हु हैज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड? नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, है ना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि नीदरलैंड की जो कैपिटल आपको देखने को मिलेगी वो एम्स्टर्डम है, और इसके जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इनका नाम है डिक स्कूफ। तो डिक स्कूफ जो है वो नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एलआईसी? एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो यहाँ पर किसे बनाया गया है ना। एलआईसी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके घर में आपके मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए कोई ना कोई एलआईसी जो है वो जरूर यहाँ पर कराई होगी। तो एलआईसी के बारे में याद रखिएगा, एलआईसी का जो फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था वो 1956 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। हिंदी में इसे भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो यहाँ पर कहते हैं। और अभी के टाइम पीरियड पर जो इसके एमडी और सीईओ यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेम द स्पेस क्राफ्ट दैट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पॉइंट। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पर्टिकुलर मिशन आपको इंडिया का देखने को मिलेगा, जिसने यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जो चक्कर है, जो L1 पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उसका चक्कर जो है, उसका ऑर्बिट जो है इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये इंडिया का सोलर मिशन या सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन कौन सा है, अगर आपको ये भी पता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो दैट वाज आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो है वो एक सैटेलाइट है, मेनली सन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। उसके फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना जो आपको देखने को मिलेगा उसकी स्टडी करने के लिए ये पर्टिकुलर मिशन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इसने पहला अपना जो हेलो ऑर्बिट है अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और करीब अगर आप देखोगे तो 178 डेज का टाइम यहाँ पर लगा है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो यहाँ पर मिशन है आदित्य L1, ठीक है, वो कौन सा मिशन है? वो सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आदित्य L1 जो मिशन आपको देखने को मिलेगा उसकी डेट यहाँ पर क्या है, मतलब किस डेट को ये पर्टिकुलर मिशन जो है वो लॉन्च यहाँ पर किया गया था। International Plastic Bag Free Day is annually observed across the globe on Dash to create awareness about the importance of eliminating single-use plastic and adopting sustainable alternatives। कि भाई ये तो हमारा एम ही है ना। सरकार ने भी बोला है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो आपको यूज नहीं करना है, उसकी जगह पर सस्टेनेबल जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो प्लास्टिक बैग फ्री डे यहाँ पर इंटरनेशनली यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है वो 3 जुलाई को यहाँ पर मनाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के बीच में हुई है, जो कहां पर हुई थी? उमरोई मेघालय में यहाँ पर कंडक्ट हुई। तो गाइज आपको ना ये थोड़ा लोकेशन भी याद रखना है कि इंडिया और उसके बाद जो मंगोलिया है उसके बीच में जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है ये कहां पर कंडक्ट करी गई है। तो उमरोई आपको देखने को मिलेगा, और ये कहां पर लोकेटेड है? ये मेघालय में जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। और इंडिया और साथ ही साथ मंगोलिया के बीच में जो ये एक्सरसाइज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोमैडिक एलिफेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो उमरोई मेघालय में इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ है। जून 2024 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द डैश अप टू 31 मार्च 2025। मतलब अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर स्कीम आपको देखने को मिलेगी, उसकी डेडलाइन जो है वो यहाँ पर क्या कर दी गई है? एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब टारगेट्स को यहाँ पर अचीव करने के लिए उसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो पहले भी इसको एक्सटेंड किया गया था ताकि हम इसकी डेडलाइन वगैरह को जो है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकें। और अब हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने की जो आखिरी तारीख यहाँ पर होगी वो 31 मार्च 2025 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम का आपको देखने को मिलेगा?
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिल रही है दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। और ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो 2015 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। और ऐसा माना गया है कि बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, उसको कंप्लीट करने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम ये पर्टिकुलर चीज जो है वो एक्सटेंड यहाँ पर कर रहे हैं। नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड एट फोर्ट वेचिर प्राकन इन टाक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड। मतलब थाईलैंड में एक एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। आपको मेनली बस इतना याद रखना है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, ठीक है। जो इंडिया में यहाँ पर होती हैं उनके बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है, जो यूएस वगैरह में होती है उनके बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है, अदरवाइज सब चीजें आपको केवल एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैत्री। थाईलैंड की कैपिटल अगर आप देखोगे तो बैंकॉक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो आसियान के स्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है ना। मतलब जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था उसके बाद अगर आप देखोगे तो आसियान का स्टेब्लिशमेंट यहां पर किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम बेल्जियम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2024। मतलब कि जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच में जो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री कौन सी रहेगी, है ना। मतलब इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। बेल्जियम की कैपिटल अगर आप देखेंगे तो ये ब्रसेल्स है, जहां पर यूरोपियन यूनियन का और नाटो का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है ना। और अब जो नया कंट्री आपको देखने को मिलेगा दैट इज हंगरी। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट आपको देखने को मिलेगी। और यूरोपियन यूनियन का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच के थ्रू यहाँ पर हुआ था। ईयर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1992 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा गाइस कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज जो है वो कौन से ईयर में दिया गया, है ना। यूरोपियन यूनियन ने नोबेल प्राइज भी जो है वो यहाँ पर जीता हुआ है, वो आपने बताना है कि वो कब जीता था। बाकी यूरोपियन यूनियन के बारे में याद रखिएगा कि टोटल मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो टोटल मेंबर्स हैं आज के टाइम पीरियड पर वो कितने हैं, वो आपको 27 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद द ब्लू ओरिजिन अनाउंस इंडिया एज अ पार्टनर नेशन इन देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। मतलब इंडिया को इस पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर क्या बोला है, मतलब इनका जो पार्टनरशिप है किसमें, ब्लू ओरिजिन के साथ, उसमें इंडिया को इन्होंने पार्टनर नेशन के रूप में जो है वो यहाँ पर, ठीक है, अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में जो है वो एक पार्टनर नेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यूएस की एक आप ये मान लीजिए एजेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। ये कहाँ की है, ये आपको यूएसए की देखने को मिलेगी। तो उसने यहाँ पर अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया को पार्टनर नेशन जो है वो यहाँ पर बनाया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये जो पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होगा कि जो सेरा है वो यहाँ पर दुनिया भर से अक्रॉस दी वर्ल्ड 6 सीट्स ऑन अ फ्यूचर मिशन जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यू शेफर्ड ब्लू ओरिजिन रीयूजेबल सबऑर्बिटल जो रॉकेट आपको देखने को मिलता है उसमें यहाँ पर ये ऑफर करने वाला है। तो इंडिया के साथ नाइजीरिया मालदीव्स भी अगर अगर आपको देखने को मिलेगा तो उनको भी यहाँ पर एक सीट प्रोवाइड करी गई है कि ब्लू ओरिजिन के इस मिशन में वो लोग भी यहाँ पर जा पाए। तो याद रखिएगा ये आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर एक रॉकेट भी आपको देखने को मिलता है, उस रॉकेट का नाम क्या है, न्यू शेफर्ड। तो न्यू शेफर्ड जो है वो यहाँ पर रॉकेट का नाम है। और इनका जो ये मिशन है वो आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, वो ब्लू ओरिजिन जो है वो इनके मिशन का नाम आपको देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Who recently won the 37th edition of the magisterial tournament Leon Master by defeating James Santos Latasa of Spain in the final। तो आपको बताना है कि किसने यहाँ पर ये जेम्स सेंटोस को हराकर, ठीक है, यहाँ पर क्या जीता है, लियोन मास्टर का जो खिताब है वो यहाँ पर जीता है। मेनली अगर आप देखोगे तो ये चेस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर किसने जीता है, इसे जीता है विश्वनाथन आनंद ने, याद रखिएगा। और ये जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहाँ पर कहते थे, उसके पहले रिसिपिएंट थे। और कब दिया गया था, इनको दिया गया था 1991 1992 में। तो राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले इंडियन एथलीट आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द ग्लोबल इंडिया एआई समिट फ्रॉम जुलाई 3 to 4 इन न्यू दिल्ली। है ना, मतलब न्यू दिल्ली में यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक आपको सबमिट होती हुई देखने को मिली है।
आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये समिट जो है वो किसने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो इसमें मिनिस्ट्री का नाम आपको बताना है, तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बस आपको इतना ही याद रखना है। और एक चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहां पर हुई थी, तो वो न्यू दिल्ली में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। Which of the following has recently launched a 3-month campaign named संपूर्णता अभियान to achieve 100% saturation of 12 key social sector indicator across all 500 aspirational block and 112 aspirational districts in India। तो अगर आप देखोगे तो संपूर्णता अभियान के बारे में यहाँ पर बात करी गई है ना। तो इसको यहाँ पर किसने लॉन्च किया है, मतलब 4 जुलाई 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर ये चलेगा। इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी अंडर डेवलप्ड आपको डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, तो उनमें हमने जो भी टारगेट्स यहाँ पर डिसाइड किए हैं हम उन्हें यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं, ताकि इन पर्टिकुलर एरियाज के सोशल सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिले। तो ये कैंपेन जो स्टार्ट किया गया है, ये किसने किया है, ये नीति आयोग ने किया है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया था। और नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो आपको देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर। गाइस कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है। तो जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब किया गया। ठीक है, डेट के साथ आप बता दोगे तो और अच्छा रहेगा कि प्लानिंग कमीशन हमारे देश में यहाँ पर कब स्टैब्लिश हुआ। ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एट विच एयरफोर्स स्टेशन डिड एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी रिसेंटली इनॉग्रेट द वेपन सिस्टम स्कूल, है ना। मतलब कौन सा एयरफोर्स स्टेशन आपको देखने को मिलेगा जहां पर हमारे जो एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम है विवेक राम चौधरी, उन्होंने एक वेपन सिस्टम स्कूल जो है वो यहाँ पर ओपन किया है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर काफी सारे क्वेश्चन आप हमको होमवर्क ही दे रहे हो, है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तो कैसे पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये चीज जो स्टार्ट करी गई है वो बेगमपेट में करी गई है, और बेगमपेट कहाँ पर है, तेलंगाना में, है ना। और तेलंगाना एक नए स्टेट के रूप में कब इमर्ज हुआ था, 2014 में। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग रिपोर्ट विच सिटी वॉज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया। मतलब मर्सर की जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली जो इंडियन सिटी आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा कॉस्टली जो है वो आपको मुंबई यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर ओवरऑल रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये 136 नंबर पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कौन सा है, दैट इज हांगकांग। हांगकांग में जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो सबसे महंगा सिटी है भाई। अगर आपको इस सिटी में यहाँ पर रहना है तो आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर रह पाओगे। अदरवाइज आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो किसी तरीके से जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो है वो आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगापुर। और थर्ड नंबर पर अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ज्यूरिच। तो ये आपको थर्ड नंबर पर सबसे महंगा शहर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे सस्ता के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे सस्ता जो आपको शहर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कौन सा है, वो नाइजीरिया का देखने को मिलेगा जिसका नाम है अबूजा। ठीक है, अबूजा आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद भी जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो है ना 224 नंबर पर है ना, मतलब नीचे से थर्ड नंबर पर है। सबसे लास्ट जो है वो अबूजा नाइजीरिया का आपको देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इज मुंबई। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 10th मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th मेंबर जो है वो यहाँ पर कौन बना है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एग्जामिनेशन में आपसे जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अगर आप देखोगे तो और यहाँ पर अभी कौन कौन से मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं मेंबर्स कैलकुलेट कराऊं तो चाइना मिलेगा, ठीक है, रशिया मिलेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान मिलेगा, फिर उसके बाद प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा, है ना, इंडिया यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान जो आपको देखने को मिलेगा,
फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगला जो कंट्री आपको देखने को मिलती है सेंट्रल एशिया की, वो तजिकिस्तान मिलेगी। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो ये 9 कंट्रीज हैं, ठीक है, कितने हो गए, 8 हो गए ना, अब 9th आने वाली है। तो ईरान जो अगर आप देखोगे तो ये 9th नंबर की कंट्री थी। और अभी जो 10th नंबर की कंट्री यहाँ पर बनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फटाक से कि बेलारूस की कैपिटल आपको क्या देखने को मिलेगी। रशिया और बेलारूस के बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जो है वो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर याद रखना है कि ये चीज आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। और अभी जो सबमिट वगैरह हुई थी, है ना, इनकी जो 2024 की सबमिट आपको देखने को मिलेगी, वो कहां पर हुई थी, वो कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने इसको यहाँ पर अटेंड किया था। सो बेलारूस जो है वो नया मेंबर आपको संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलता है। आपको झारखंड के 13 चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है। अभी झारखंड में है ना काफी ज्यादा न्यूज था, अभी इलेक्शन वगैरह भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो 13 चीफ मिनिस्टर का नाम जो है वो कौन है, वो है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में इसरो ने यहां पर लॉन्च किया है डैश एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन, है ना, मतलब पहला हमारा नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन था। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए इसरो ने जो है वो यहाँ पर क्या लॉन्च किया है, जीरो एमिशन इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, है ना, या भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन आपको देखने को मिलेगा, या फिर इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट है, फिर उसके बाद आइडिएशन एक्स है, स्पेस मैराथन है, मतलब कौन सी चीज है जो यहाँ पर लॉन्च करी गई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसरो याद रखिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है ना। और इसके जो चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे वो सोमनाथ जी आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 जुलाई को अगर आप देखोगे तो एस सोमनाथ जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन जो है वो यहाँ पर लॉन्च करी थी। मतलब पहला हमारा नेशनल स्पेस डे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेशनल स्पेस डे जो है वो यहाँ पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हर साल अगर आप देखोगे तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और उसी में अगर आप देखोगे तो ये एक हैकाथॉन जो है वो यहाँ पर लॉन्च करी गई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हैकाथॉन यहाँ पर क्रिएट करी गई है, इसके थ्रू एप्लीकेशन ड्रिवन इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह में भी जो है वो इनोवेशन यहाँ पर आए और सोसाइटी और कंट्री को सबको बेनिफिट यहाँ पर मिले। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ऋषि सुनाक थे, अब उनकी जगह पर एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इनका नाम क्या है, कीर स्टामर। तो कीर स्टामर जो है वो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कई सारी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में आती रहती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जुलाई 2024 में डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन, इन्होंने यहाँ पर डिजिटल शक्ति 5 कैंपेन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है टू डिजिटली एम्पावर एंड अपस्किल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस। मतलब कि लड़कियों को साइबर स्पेस में यहाँ पर क्या करने के लिए, थोड़ा इंपावर करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो यहाँ पर क्या है कि आप ये मान लीजिए कि कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल शक्ति 5.0, है ना, या 5.0। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, तो दैट इज मिनिस्ट्री है या कमीशन है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वुमेन को और गर्ल्स को साइबर स्पेस में जो है वो थोड़ा इंपावर यहाँ पर करना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो वुमेन जो है वो डिजिटली यहाँ पर सेफ रहे, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो यहाँ पर कब स्टेब्लिश किया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियाज एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली डैश इन फिजिकल ईयर 2024। मतलब कि जो 2023-24 का साल अभी यहाँ पर निकला है, उस टाइम पीरियड पर भारत की जो डिफेंस सेक्टर है ना, उसका डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो कितना रहा। मतलब हम लोग इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के ऊपर ध्यान दें, आत्मनिर्भर जो भारत है उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दें।
तो आपको ये बताना है कि अप्रोक्सीमेट कितना यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन है। सो दैट वाज अराउंड 1.27 लाख करोड़ रुपीस, है ना। तो रुपीस के बारे में यहाँ पर बात होगी, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू जो आपको देखने को मिल रही है ये 1.27 लाख जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग 2023 से 2022-23 से अगर हम इस चीज को थोड़ा कंपेयर करें, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इसमें लगभग 16.7% का जो है वो आपको ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिला है ना। मतलब पहले से अगर हम देखेंगे तो चीजें यहाँ पर क्या हुई हैं, वो इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई दी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर वगैरह का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो यहाँ पर कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। और पहले, इससे पहले इब्राहिम रेसी थे, इब्राहिम रेसी की यहाँ पर डेथ हो गई थी, है ना, हेलीकॉप्टर क्रैश में। और उसके बाद यहाँ पर एक नए जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा इनका नाम है मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, तो मसूद साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। और ये रिफॉर्मिस्ट जो है वो एक आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे इब्राहिम रेसी के बाद। ठीक है, तो मतलब ये चीजों को चेंज करना चाहते थे, थोड़ा रिलीजियस चीजों के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है, तो इनका नाम है मसूद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द बैटल टैंक दैट हैज रिसेंटली अंडरगॉन सक्सेसफुल ट्रायल बाय द डीआरडीओ इन हजीरा गुजरात। तो हजीरा गुजरात में एक हमारा टैंक है ना, उसको यहाँ पर क्या है कि हमने थोड़ा टेस्ट किया और टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि ये बनाया किसने है, डीआरडीओ ने बनाया। और डीआरडीओ के साथ लार्सन एंड टुर्बो जो आपको देखने को मिलेगी कंपनी, उसका भी यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो ये डीआरडीओ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1958 में हुआ था। आज के टाइम पीरियड पर डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है समीर वी कामत। ठीक है, या समीर कामत, कुछ भी याद रख लीजिए। समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के चेयरमैन है। और हमारा जो ये टैंक आपको देखने को मिलेगा इसका नाम है जोरावर। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल टू इंडियन आर्मी। तो ऑटोमो कलाश्किनोवा, तो ये 203 वाली जो है वो एक असॉल्ट राइफल आपको देखने को मिलेगी, इंडियन आर्मी को ये डिलीवर यहाँ पर किया गया है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे डिलीवर किया है, तो याद रखिएगा इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा AK-203 है, जैसे AK-47 तो हम लोग जानते ही हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस चीज को जो है वो हमने इंप्रूव किया था। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो राइफल जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, तो एक कोरवा नाम की जगह आपको देखने को मिलेगी, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश में, वहां पर इसका प्रोडक्शन किया गया है। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा का पूरा हमने रशिया के साथ ये एक असाइनमेंट यहाँ पर लिया है, उसमें ये बात है कि भाई रशिया हमको पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो आप ये मान लीजिए कि लोकल लेवल पर भी इसका एस्टेब्लिशमेंट या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जा सकती है। सो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को ये 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो अभी डिलीवर करी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, कई एग्जामिनेशन में नासा का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसने यहाँ पर एक टेलीस्कोप लॉन्च करने की बात बोली है, इसका नाम क्या है, कब लॉन्च करेंगे, 2040 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। टू फाइंड प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एलियंस एंड इनहेबिटेड प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, मतलब कि एलियंस के बारे में पता करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे उनकी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए। तो इसका नाम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी। तो हैबिटेबल्स वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी जो है ये नासा के द्वारा एक टेलीस्कोप जो है वो 2040 में यहाँ पर शुरू किया जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट जो है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये यूनिक टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको यहाँ पर पता चल जाएगी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो देखने को मिलेगा, उसने अपने जो 4 हमारे पास ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से 2 लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है ना, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो लोग यहाँ पर जाएंगे।
ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर याद रखना है, और उनमें से केवल एक ही जाएगा। तो ये हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी जो है, ये टेलीस्कोप जो है वो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, F1 रेस में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो यहाँ पर किसने जीती है ना? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले जो प्लेयर हैं, F1 रेसर हैं, उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको जीतने वाले जो प्लेयर हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो मर्सिडीज ड्राइवर है ये, और इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2024 में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट और हाई सी ट्रीटी अंडर। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एक हाई सी ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन करी है। और ये जो हाई सी ट्रीटी यहाँ पर साइन करी गई है ना, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ये कौन से पर्टिकुलर आप ये मान लीजिए कि एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर करी गई है। तो इसका नाम है अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इस एग्रीमेंट का, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ताकि जो मरीन कंजर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो मरीन लाइफ आपको देखने को मिलती है, उसको कंजर्वेशन या कंजर्व करने का जो एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यहाँ पर काम करेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बियॉन्ड अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करने का जो है वो हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए कि मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रिजर्व करने का जो है वो हमें यहाँ पर काम करना है। तो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जो सी का एरिया देखने को मिलता है उसे हम हाई सी बोलते हैं, वहां पर भी उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत ये चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करी जाएगी। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड। तो टूरिज्म इंडेक्स फंड यहाँ पर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी आपको कौन सी देखने को मिलेगी? तो इसका नाम है टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है ना, जिसे हम लोग ये मान सकते हैं टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड है ना। मतलब आप ये मान लीजिए कि इसको स्टॉक में जो है वो यहाँ पर लिस्ट किया गया है। तो टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च करने वाली जो पहली कंपनी आपको देखने को मिलेगी उसका नाम है टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेम द इंडियन बिजनेस वुमेन हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब जब भी फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर किसी इंडियन वगैरह को यहाँ पर दिया जाता है तो वो एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया है वो एक इंडियन बिजनेस वुमेन है। इनका नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा। तो रोशनी नडार मल्होत्रा जी को जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा HCL, है ना, HCL जो टेक्नोलॉजीज है उसकी ये चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगी। तो इनका इस बिजनेस के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है ना, इकोनॉमिक टाइज जो फ्रांस और इंडिया के बीच में यहाँ पर है, तो आप ये मान लीजिए कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये रोशनी नडार मल्होत्रा को जो है वो यहाँ पर दिया गया। और ये किससे एसोसिएटेड है? HCL टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेंगी। जुलाई 2024 में रॉस्कोमॉस रॉसकॉस्मोस जो है मेनली यहाँ पर क्या है कि वो रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है। ठीक है, जैसे यूएस का नासा हो गया, इंडिया का इसरो हो गया, जापान का जाक्सा हो गया, तो रशिया का जो है उसको बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। तो अभी यहाँ पर क्या है कि रशिया का जो रॉसकॉस्मोस है ना, रशिया स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज अप्रूव्ड दी शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन, है ना। मतलब इसने यहाँ पर ये बोला है कि भैया यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जो है वो शेड्यूलिंग यहाँ पर कर रहे हैं कि रशियन ऑर्बिटल स्टेशन जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लोग कब तक यहाँ पर बनाएंगे, कब तक की बात यहाँ पर करी गई है? तो याद रखिएगा कि रशियन ऑर्बिटल मिशन जो है यहाँ पर बनाने की बात करी गई है 2033 तक यहाँ पर करी गई है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करेंगे। who has been recently appointed as the chef de mission for the Indian contingent at Paris 2024 Olympics। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इंडिया की जो ओलंपिक टीम आपको देखने को मिलेगी उसके जो यहाँ पर हेड है वो यहाँ पर कौन है? ठीक है, तो इनको यहाँ पर क्या किया गया है, इनको शेफ दी मिशन जो है वो अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। तो याद रखिएगा ये हमारे कौन से नंबर के ओलंपिक गेम्स थे? ये आपको याद रखना है कि ये 33rd नंबर के ओलंपिक गेम्स आपको देखने को मिलेंगे जो पेरिस में यहाँ पर हुए थे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ये गगन नारंग जी को दी गई थी, है ना। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने
ऑलरेडी ओलंपिक्स में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता हुआ है। ठीक है, और ये भी पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे ओपनिंग सेरेमनी में जो हमारे फ्लैग बीरर आपको देखने को मिले पीवी सिंधु, और उसके बाद शरद कमल जो टेबल टेनिस यहाँ पर खेलते हैं वो लोग देखने को मिले। तो जब ओलंपिक्स वाला हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये सब चीजें मैं आपको बता ही दूंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि शेफ दी मिशन जो थे वो कौन थे, वो गगन नारंग थे। Which state is said to become the first in India to adopt an action plan for road safety for the next 10 year? है ना, मतलब अगले 10 सालों के लिए जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी का प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाएगा, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या कर पाए कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है कि 50% जो है वो रिड्यूस करना है ना, बाई 2030। ये हमने टारगेट यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग 2030 तक 50% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। तो पहला स्टेट कौन सा है, दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान आपको देखने को मिलेगा जिसने सबसे पहले ये रोड सेफ्टी एक्शन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने की यहाँ पर बात करी है कि हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर आगे लेकर चलने वाले हैं। Which organization has recently launched an online platform named Medical Device Information System? तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम बताने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, आप ये मान लीजिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि इसे बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे गाइस कि आज के टाइम पीरियड पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई अभी के टाइम पीरियड पर हमारे जो डायरेक्टर जनरल देखने को मिल रहे हैं उनका नाम यहाँ पर क्या है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? तो इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच जो है वो आपको कौन देखने को मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो हेड कोच जो देखने को मिलेंगे इनका नाम है गौतम गंभीर। ठीक है, तो याद रखिएगा गौतम गंभीर है। और इससे पहले अगर आप देखोगे तो राहुल द्रविड़ को इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। Name the Indian player who is recently won the men's single title at the सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024? है ना, तो कौन से इंडियन है जिन्होंने सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 में यहाँ पर क्या किया है कि एक मेडल जो है वो यहाँ पर जीता है। ठीक है, सिंगल्स का जो टाइटल है वो यहाँ पर जीता है। आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनका नाम यहाँ पर क्या है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है ना। तो बैडमिंटन जो है उस गेम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, इनका नाम है थरुण मन्नेपल्ली। ठीक है, तो थरुण मन्नेपल्ली जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो ये तो मेन के बारे में बात हो गई है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि विमेन कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो वो भी एक इंडियन ने ही यहाँ पर जीता है। ठीक है, और इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखना है, उन प्लेयर का नाम क्या है, उनका नाम है तस्नीम मीर। ठीक है, विमेन कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर किसने जीता है, ये तस्नीम मीर ने जो है वो यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फ्रेंच ओवरसीज जो आपको एक डिपार्टमेंट ऑफ रियूनियन है, ठीक है, वहां पर ये पर्टिकुलर इवेंट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर विमेन कैटेगरी में तस्नीम मीर ने जीता और मेंस कैटेगरी में थरुण मन्नेपल्ली ने जो है वो यहाँ पर जीता है। जुलाई 2024 में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी केप्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट अनचेंज एट डैश फॉर 2024। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल रेटिंग है मूडी, उसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो कितनी बोली है ना, मतलब इन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि इंडिया इसी ग्रोथ रेट से जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, आगे बढ़ने वाला है। तो ये नंबर आपको देखने को मिलेगा 6.8। कई बार मैंने एग्जामिनेशन में देखे हैं कि वो लोग ना ये भी पूछ लेते हैं कि मूडी ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी बोली है ना, वर्ल्ड बैंक ने कितनी बोली है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो इनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जुलाई 2024 में संजय सेठ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, लॉन्च डैश एन इनोवेटिव स्कीम विच एम टू ऑफर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू द शिपयार्ड्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो भी शिपयार्ड्स हैं, जैसे है ना मझगांव शिपयार्ड हो गया, कोचीन शिपयार्ड हो गया, तो वो जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इनोवेटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर लेकर आई गई है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है गेन्स 2024। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गेन्स जो है 2024 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर गेन्स में काफी सारी चीजें हैं। जी का मतलब हुआ, ठीक है, GRSE है ना। तो गेन्स में जी का मतलब क्या हुआ, GRSE है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आप मुझे ये बताएंगे कि GRSE जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है,
और उसके बाद जी का मतलब ये हो गया, गेन्स में अगर आप देखोगे तो एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, है ना, तो कोलकाता में जो है इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। और अगर आप देखोगे तो इसमें शिपयार्ड्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की बात यहाँ पर करी गई है। तो गेन्स 2024 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Which state has recently become the first state in India to publish the first volume of the People's Biodiversity Register across all local bodies? मतलब कि जितनी भी लोकल बॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, उनका इन्होंने क्या किया है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है उसका पहला वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर क्या किया है, आप ये मान लीजिए कि पब्लिश यहाँ पर किया है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही डायनेमिक आपको जो है वो एक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें पीरियोडिक अपडेट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना, लैंडस्केप की, स्पीसीज की, ट्रेडिशनल नॉलेज की। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेट आपको देखने को मिलेगा दैट इज केरला। तो केरला में इस तरीके की चीज जो है वो यहाँ पर शुरू करी गई है कि भैया हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो लैंडस्केप है, स्पीसीज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उन सब चीजों की डिटेल को हम इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर प्रिजर्व करेंगे और रेगुलर बेसिस पे चीजों को अपडेट भी करेंगे। तो केरला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Which organization has recently announced the New World Soil Health Index to establish global standard for soil quality assessment? Soil quality को assess करने के लिए कुछ नए global standards जो हैं वो यहाँ पर establish किए गए हैं। नया सॉइल हेल्थ जो इंडेक्स है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो यहाँ पर रिलीज किया है? ठीक है, तो मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि सॉइल्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उनका असेसमेंट कैसे प्रॉपर तरीके से हो पाए, कैसे बहुत सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर इंक्लूड कर पाए। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो 75% जो सॉइल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिग्रेडेड यहाँ पर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से 3.2 बिलियन लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि 2050 तक 90% जो सॉइल होगी वो डिग्रेड होगी, इसलिए हमें उसके अनुसार नए तरीके की स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर सेट करना होगा। तो ये बात करिए यूनेस्को ने, है ना। यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज बीन रिसेंटली रिक्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड फ्रॉम नियर थ्रेटेंड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट? तो स्टार्टिंग में मैंने आईयूसीएन के बारे में बात करी थी। तो अब इसमें क्या है कि पहले ये नियर थ्रेटेंड थी और अब इंडेंजर यहां पर हो गई है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि इनकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 2010 से जो है वो 50% डिक्लाइन हुई है। तो इसका नाम क्या है, ये इबीजा बॉल लिजर्ड आपको देखने को मिलेगा, छिपकली देखने को मिलेगा, जिसे यहाँ पर हमने क्या किया है कि रिक्लासिफाई किया है। पहले ये नियर थ्रेटेंड थी, अब ये आपको इंडेंजर यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जुलाई 24 में 16 फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट अ 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल एंड अपॉइंटेड डैश एज द कन्वीनर ऑफ द काउंसिल, है ना। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगरिया जी आपको देखने को मिलेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो उसी फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर एक 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करी है। और इस पर्टिकुलर काउंसिल का जो है वो कन्वीनर यहाँ पर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें काफी सारे जो है वो एमिनेंट मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो उनमें अगर आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल डीके श्रीवास्तव हैं, है ना, फिर उसके बाद नीलकांत मिश्रा हैं, प्रंजुल भंडारी हैं, राहुल भजोरिया हैं। तो इसका कन्वीनर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? पूनम गुप्ता को। तो पूनम गुप्ता जी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसका बेसिकली यहाँ पर इस काउंसिल का टास्क यहाँ पर ये होता है कि कमीशन को आप जो भी अलग अलग तरीके के टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके बेसिस पे जो है वो गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। सो पूनम गुप्ता इज द राइट आंसर। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? टीबी को हमें यहाँ पर क्या करना है कि खत्म करना है पूरी तरीके से। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल एडवाइजर जो है वो यहाँ पर किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, किससे होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम एट द 2024 पेरिस ओलंपिक? तो पेरिस ओलंपिक में प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो है वो इंडियन टीम के जो है वो कौन है? वो है अडानी ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा अडानी ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देश का गीत एट ओलंपिक्स, ठीक है, ये जो है वो एक हैशटैग भी जो है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। NPCI International Payment Limited (NIPL) has recently signed an agreement with the Dash to introduce QR
कोड बेस्ड यूपीआई पेमेंट अक्रॉस डैश, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन सी कंट्री में क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट जो है वो ये लोग अपने देश में यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि भैया हम लोग अपने देश में, है ना, क्यूआर कोड और यूपीआई वगैरह की सर्विसेज जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, ये चीज जो है वो कतर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कतर की कैपिटल अगर आप देखोगे तो ये आपको दोहा मिलेगी। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि दोहा दोहा में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसको यहाँ पर किसने जीता था। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंटरनेशनल मलाला डे, मलाला यूसुफजई हैं, आप सब लोगों को पता है। तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ, है ना, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके इसी ऑनर को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल मलाला डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एजुकेशन एक्टिविस्ट आपको देखने को मिलेंगे और यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट आपको देखने को मिलती हैं। तो इनका नाम अगर आप देखोगे तो ये है मलाला यूसुफजई, और ये जो डेट आपको देखने को मिलेगी ये है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मैंने काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी, बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई, काफी सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। करना कुछ नहीं है ना, आप लोग एक एक जो जो क्वेश्चन पूछे उनको सर्च करके भी आंसर कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप जरूर करो, क्योंकि जो भी एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों को भी आप जरूर मेंशन करें। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सर इस सेशन की एनोटेशन वाली पीडीएफ हमें मिल जाएगी क्या। तो पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। आप सीयूटी बाई सुपर ग्रेड्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, और इस सेशन की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जुलाई मंथ का यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए कि आप हमारे, ठीक है, किसी भी कोर्स वगैरह को भी यहाँ पर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे। जो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, आप मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इसका नाम है बॉन्ड। ठीक है, इसे आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मतलब जितने भी चीजें आपकी अलग है वो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कोड से यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा है लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप किस तरीके के इवेंट को या किस तरीके के टॉपिक यहाँ पर चाहते हैं ये चीज भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।